हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद लॉजिक एंड माय नेम इज़ नेहा नेगी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियाज़ रैंक इन वेरियस इंडेक्सेस। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें बताया जाता है कि भारत की रैंक इस दिशा से या इस एरिया में ये रैंक रही, इस एरिया में ये रैंक रही। अब इन रैंक्स का काम क्या होता है फ्रेंड्स? जब ये रैंक्स ही हमें पता नहीं होगी तो हम अपने इंडिया को डेवलप कैसे करेंगे? अभी मुझे पता ही नहीं है कि मैं अभी किस लेवल पे हूँ, तो मैं आगे मेहनत क्यों करूँगी और अच्छा करने के लिए। अगर मुझे पता है कि मैं जो है इस पोजीशन पे हूँ, तो अगर मैं बढ़ना चाहती हूँ आगे, तो मैं और मेहनत करूँगी, है ना। तो इसीलिए ये रैंक्स आती हैं ताकि हम अपने देशों में सुधार कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम इसको बहुत ही अच्छी और शानदार ट्रिक्स के साथ लर्न भी करेंगे ताकि हमें लर्न हो जाए। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको बस मेरे साथ थोड़ी देर के लिए ये देखना पड़ेगा कि निमोनिक्स के थ्रू मैं आपको लर्न कराना चाहती हूँ, तो निमोनिक्स आपको ज़रूर देखने पड़ेंगे। तो बात कर लेते हैं निमोनिक्स की। तो फ्रेंड, निमोनिक्स में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको देखिए, आपको सब कुछ पता है कि आपके पास जितने भी ये जो आप लर्न करने वाले हैं सारे के सारे नंबर हैं। किसी का 120 होगी, किसी की रैंकिंग 108 होगी, किसी की 114 होगी, यानी कि कुल मिला के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बस इससे ज़्यादा कोई भी नंबर नहीं होता। मतलब यही घुमा फिरा के नंबर रहने वाले हैं। अब इससे हम कुछ लेटर्स के थ्रू यानी अल्फ़ाबेटिक कोड्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे। मैं ज़ीरो का कोड बना रही हूँ एस, यानी कि ये जो ज़ीरो है ये बनता है काई से मिलकर ऐसे और ऐसे। ये जो दो हैं ये और ये, इन दोनों को अगर मैं ऐसे मिला दूंगी तो ज़ीरो बनेगा। तो ज़ीरो से आप ऐसे याद रखिएगा। फ्रेंड्स, वन का कोड हम जो होता है वो होता है हमारा डी या फिर टी। ठीक है, आप वन से इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही लगेगा। ये दो लाइंस हैं तो वन वन की हैं। और डी में ये जो वन है और ये जो कर्व लाइन है, मतलब ये एक लाइन सीधी लाइन को हमने कर्व बना दिया तो डी टी बन गई। टू में आपका देखो, ये अगर आप गौर से देखो तो ये टू जो है एन की तरह लगता है, तो ये एन है। और थर्ड वाला जो है हमारा वो क्या है, एम है। गौर से देखिए ये एम है, टेढ़ा लगा हुआ है पर एम है। फोर को अगर आप देखें तो हिंदी में जैसे हम अगर हिंदी में अगर मैं फोर लिखती तो ऐसा बनता है ना कुछ, तो आर से आपको याद रहेगा। फाइव का कोड जो है वो रहेगा हमारा एल। अब एल क्यों रहने वाला है, पाँच, देख सकते हैं फाइव, तो एल रहेगा। सिक्स का कोड हमारा रहेगा जे, जे और जे और जी। सी एच और एस एच भी रहता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, इसमें तो मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। सेवन का कोड है हमारा के। अब के कैसा है, क्योंकि देखो आप सेवन को अगर गौर से देखें तो 1 2 3 लाइन से मिलकर बना है, तो मैंने भी बनाई है 1 2 3, बस एडजस्टमेंट का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसके अलावा एट को अगर आप देखें तो एट जो है आपका लगता है, देखिए मैं अगर हिंदी में एट को लिखूं, रोमन में सॉरी, तो ये 1 2 3 8। तो अब ये तो वी है, यानी कि एट का कोड वी हो गया। और एक ये 1 2 3, ये जो थ्री लाइंस हैं अगर मैं इसको एफ की बना दूं तो ये हो गया। आप ये भी सोचेंगे कि ये तो ई की भी बन सकती थी, बट मैंने इसमें कोई भी वोवल नहीं लिया है। अगर आप गौर से देखें तो बी और डी हमारा जो है नाइन का कोड रहेगा। देखो नाइन में भी गोल है और फिर एक लाइन है, यानी कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ नाइन को, तो ये बी उल्टा और इस तरह से बी और डी हमारे दो कोड हो गए। फ्रेंड्स, इसके थ्रू आपको इतनी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है ना, आप बोलेंगे मैम बहुत अच्छा मेथड है और आपको लॉन्ग टर्म भी रिटेन रहेगा। तो अभी हम इनके थ्रू सारे के सारे जितने भी हमारे इंडेक्सेस में रैंक्स आई हैं, आधे से ज़्यादा रैंक्स हम इसी के थ्रू कवर करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आपको बस पहले ये लर्न करना है, तो थोड़ी देर आप बस 1 मिनट इस पर नज़र बनाएं कि इसमें मैंने कैसे कैसे जुगाड़ लगा लगा के ये बनाए हैं निमोनिक्स। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। इसमें ये पता चलता है कि कौन से देश की स्थिति, कौन से देश के मीडिया की स्थिति कितनी ज़्यादा अच्छी है। मतलब कि ये कि कौन सा देश का मीडिया ज़्यादा स्वतंत्र है भी न्यूज़ को दिखाने में, घबराता नहीं है, डरता नहीं है वो किसी से, बस वो न्यूज़ देता है, एकदम ट्रूथ सबके सामने रखता है। ना कि ये कि बस अपने देश की बड़ाई कर दी या फिर
अपने देश की कोई गलत चीज़ों को शामिल नहीं करता है या फिर ऐसी कोई भी चीज़। कुल मिला के कितना स्वतंत्र है वो सरकार से। तो ये हमारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आई है जो कि अच्छी नहीं है। 142 हमारा जो है इसमें रैंक रहा है 45.67 मार्क्स के साथ, जबकि हमारा पहले 2019 में 140 था। प्रथम स्थान पे नॉर्वे और अंतिम स्थान पे, आप कॉमन सेंस भी थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, नॉर्थ कोरिया की बात की गई है जो कि अंतिम स्थान पे इसको स्थान मिला हुआ है। आप देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया वैसे भी ज़्यादा किंग जोम की वहाँ पे सरकार है, तानाशाह वहाँ चलता है, कोई भी न्यूज़ को इधर से उधर नहीं कर सकता उसकी इजाज़त के बिना। तो फिर इसीलिए आप समझ सकते हैं। अच्छा, हम 142 को कैसे लर्न करने वाले हैं, थोड़ा सा ट्रिक आप समझिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की यानी कि न्यूज़पेपर्स की बात एक तरफ से चल रही है, आप ये समझ सकते हैं। पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध एक न्यूज़पेपर है डॉन, स्पेलिंग ये नहीं है लेकिन मैं बस लिख रही हूँ DORN, डॉन। ये न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, आप ये समझ लीजिए। और इसको जो है बिल्कुल भी छूट नहीं है, ठीक है। तब मैं डॉन से याद रखूंगी, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम से मैं पाकिस्तान का न्यूज़पेपर डॉन याद रखूंगी, और डॉन से मेरे को अब मैं इनके कोडिंग्स लिख दूंगी। डी का कोड है हमारा 1, और ओ का कोई कोड नहीं होता बिकॉज इट्स अ वोवल, एंड आर का हमारा कोड है 4 बिकॉज आर लुक्स लाइक दिस, और एन का कोड है हमारा 2, ठीक है। एन ऐसा दिखता है, यानी कि 142 प्लेस पे हमारा इंडिया इस समय एग्जिस्ट करता है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, एकदम डरावनी रिपोर्ट है। तो आपको डरना चाहिए इस रिपोर्ट को देखने के बाद, क्योंकि ये सच में हमारे देश के लिए बहुत ख़राब स्थिति है, जब हमारा देश जो है खुशहाल तक जीवन नहीं जी पा रहा है, ठीक है। तो एक तरह से डर का माहौल है। अभी डर से मैं एक ट्रिक बनाने वाले हैं, जैसे डी को हम 1 लिख सकते हैं और आर को 4 लिख सकते हैं, तो हमारा कोड हो गया 144, यानी कि रैंक आई हमारी 144। सो इट्स वेरी वेरी ईजी। पहले हमारा 140 था जो कि अब 4 अंक और लुढ़क गया, यानी कि अच्छी स्थिति नहीं रही है। आप देख सकते हैं ऐसी किसी भी जगह पे हमारी स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली, ठीक है। प्रथम स्थान पर हमारा फिनलैंड रहा है, जबकि जिम्बाब्वे हमारा लास्ट में रहे। थोड़ा सा कॉमन सेंस आप इसमें भी लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका का देश है जिम्बाब्वे। यहाँ पे भुखमरी बहुत है, मतलब गरीब देश है, तो गरीब है तो आप सोच सकते हैं खुशी की तो वो सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। अगर हम जेंडर रिपोर्ट को अपने देश में देखें, पहली बात तो इसके पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको जारी करता है। अब इसकी बात अगर मैं ट्रिक की बात करूं, वैसे 112वां स्थान है इसका। अगर मैं बात करूं ट्रिक की तो देखिए ग्लोबल जेंडर गैप हाँ है हमारे देश में। आपसे किसी ने पूछा आपके देश में ग्लोबल जेंडर गैप है? हाँ है। 1 और 1 2 इंच की दूरी पर रहते हैं, 1 और 1 2 इंच की दूरी पर रहते हैं। तो आपको याद हो गया 1 और 1 2 इंच की दूरी पर रहते हैं अब मैन और वुमेन एक दूसरे से, ओके। तो आपको एक याद हो गया। बाय द वे, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या बताती है कि हमारे देश में या फिर किसी भी देश में औरत और आदमी की समानता किस किस जगह पे वो दोनों खड़े हैं। क्या वो काम भारत की महिलाएं भी कर देती हैं जो काम पुरुष कर रहे हैं? क्या उतनी ही तादाद में भारत के पुरुष भी उस काम को कर रहे हैं और उतनी तादाद में गर्ल्स भी उस काम को कर रही है, महिलाएं भी उस काम को कर रही है? तो ये सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होती हैं। 108वीं पोजीशन पे 2018 में रहा था, और स्थिति थोड़ी ख़राब लगती है। प्रथम स्थान पे आइसलैंड रहा है, जहाँ पर जो ये लिंग भेद है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद यमन, देखो मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री में आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा। थोड़ा कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो यमन है जो मुस्लिम कंट्री, उसमें आपको ग्लोबल जेंडर गैप बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। तो बहुत ख़राब स्थिति आपकी यमन की भी है। नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड रैंकिंग, फीफा रैंकिंग 2020 इसकी जारीकर्ता यानी कि पब्लिशर है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। अब फुटबॉल एसोसिएशन है, बॉल ही बॉल दिखाई देंगी हर जगह, बॉल ही बॉल, और एक बैट और बना देती हूँ। बाय द वे ये बैट बॉल की बात नहीं चल रही, बट मैंने एक बैट बना दिया। या फिर अगर आप ये इसको फुट मान ले और इसको बॉल मान ले, 3 बॉल्स, ठीक है ना। रिजर्व में भी तो रहती हैं बॉल्स, क्या पता एक गोल ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही पार हो गया।
बॉल तो 108 पोजीशन पे हमारा भारत है। देखिए बहुत ही इजी ट्रिक्स हैं, बहुत ही आसान ट्रिक्स हैं, अगर आप एक बार दिमाग में याद रखें तो बॉल से आप लर्न कर रखेंगे कि 108 पोजीशन पे हमारा भारत की रैंकिंग है फीफा में। बेल्जियम प्रथम स्थान पे है, जबकि दूसरा स्थान फ्रांस को मिला है। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो हमें अपने भारत का रैंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक मैंने जितने भी आपको बताए सब में आपको कोई ना कोई ट्रिक बताई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स की। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये क्या बताता है, इससे ये पता चलता है कि आपका जो पासपोर्ट है, इंडिया का पासपोर्ट या फिर किसी भी देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा वैल्यू रखता है। बिना वीज़ा के आप कितने देशों में स्वतंत्रता पूर्वक यानी कि फ्रीली वहाँ पे आप रह सकते हैं, ठीक है, बिना रोक टोक के। तो ये आपके वीज़ा की पावर बताती है, जो घटी है। आप देखिए ना 84th पोजीशन पे आ गया है इस समय, ठीक है। इस सूचकांक से ही पता चलता है कि कोई पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के कितने देशों में जा सकता है। अच्छा, पासपोर्ट किसके लिए? फॉर यू, इट्स फॉर यू, ठीक है। तो आपके लिए है पासपोर्ट। ट्रिक से आप याद रखें तो एफ बोले तो अब मैंने आपको बताया था 8 ओ का कोई भी कोड नहीं होता बिकॉज इट्स अ वॉवल, और यू का भी कोई कोड नहीं होगा वॉवल। आर का कोड होगा 4, ठीक है। तो इट्स फॉर यू, द पासपोर्ट इज़ फॉर यू, तो फॉर यू से आप याद रखेंगे 84th पोजीशन है। फ्रेंड बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अगर आप एक बार अपने दिमाग में रख लेंगे दोबारा आप भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी बनानी है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की। तो इसकी ट्रिक तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ इसमें एक यूनिकनेस है, क्योंकि ये हर 2 साल में बनाया जाता है, मतलब कि हर 2 साल में ये जारी की जाती है, पब्लिश की जाती है। और भारत इसमें 168th पोजीशन पर है, यानी कि इन्वायरमेंट के मामले में आपको जो भी दिखाई देने वाला है ना, इसमें आपकी परफॉर्मेंस आपको सुधरी हुई दिखाई देगी, ठीक है, सिर्फ क्लाइमेट रिस्क को छोड़कर, क्योंकि क्लाइमेट रिस्क हमारे हाथों में नहीं है, ठीक है। तो 168 वाला जो पोजीशन है वो हमारा एकदम सही देखने को मिलता है। 177 से 68 जंप किया है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की स्थिति पर एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस में सुधरी है। और आप देखेंगे इस सरकार के जो भी काम है एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी फोकस्ड है, विजन एकदम क्लियर है। और इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी विजन मोदी जी का एकदम क्लियर है, तो इसमें हमारी पोजीशन आपको सुधरी हुई दिखाई देगी। डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पर है। येल यूनिवर्सिटी इसे जारी करता है हर 2 साल में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की 2020। ये जर्मन वॉच जारी करता है 9th पोजीशन में। अभी देखो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस की बात आई। क्लाइमेट चेंज पर जो परफॉर्मेंस है हमने अच्छा किया है, हमने हमारा जो पोजीशन है वो इट्स वेरी वेरी फाइन। तो फाइन का राइम 9, फाइन 9, तो फिर आपको 9 ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी वेरी इजी। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस अगर आपसे पूछा जाए तो इट्स फाइन। फाइन बोले तो 9, पहले 11th पोजीशन पर था तो अभी फाइन हुआ है। 4th पे जो है स्वीडन। एक्चुअली फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कोई भी देश नहीं है। अब ऐसा हो सकता है ना, देखिए जैसे 100 में से हम मार्क्स देते हैं, अगर मैं बोलूँ कि 60 प्लस वाला ही फर्स्ट डिवीजन होगा, अब 60 प्लस आई नहीं किसी की, तो कि ज़बरदस्ती फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देंगे, नहीं ना। तो 4th पोजीशन पे स्वीडन, जबकि अंतिम पोजीशन पे यूएसए रहेगा। यूएसए अंतिम पोजीशन पे क्यों है? क्योंकि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब देखिए रिसोर्सेज का भी ये सबसे ज़्यादा दोहन करता है, और अगर इसी तरीके से हम भी दोहन करने लग जाएं, जैसे ये रिसोर्सेस इस्तेमाल करता है, उस तरह से अगर सारी कंट्रीज इस्तेमाल करने लग जाए ना, तो 3-4 पृथ्वी भी कम पड़ जाएंगी, इतना ज़्यादा रिसोर्स ये यूज़ करते हैं। इसीलिए इनके वहाँ क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क की। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क में हमारा जो पोजीशन है वो बिल्कुल ख़राब, जिसको बोलेंगे बिल्कुल लो रहा है। इसे जर्मन वॉच जारी करता है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क का मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जो आपदाएं आती हैं, डिज़ास्टर जो आते हैं, उससे कितने लोग मरते हैं। लगभग 2000 कुछ लोग जो है इस बार 2018 में की रिपोर्ट में मरे थे, जिसमें केरल की बाढ़ बहुत ज़्यादा मेन फोकस में आई। इसके बाद तितली और गज जैसे तूफान भी हमारे देश में आए थे, है ना। तो इससे जो है हमारे देश में जो क्षति बहुत होती है, लोग ऐसे ही मर जाते हैं, अभी बिना बात के नेचुरल डिजास्टर से मर गए। तो इस जोखिम में हमारा देश 5वें स्थान पर, जबकि प्रथम जापान में है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, पहले हमें ये बात बहुत जाननी ज़रूरी है। यानी कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों की योग्यता को प्रभावित किए बिना
और मौजूदा ज़रूरतों को पूरा करने का नाम ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और इसमें हमारा भारत जो है बेकार है, अच्छा प्रदर्शन नहीं है, फिर भी 170वीं पोजीशन पे हमारा भारत है और स्वीडन इसमें प्रथम स्थान पे रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए बिल्कुल बाध्य है और हम करते हैं। ठीक है, आपको बताया था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आ चुका है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा देश अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। पहले 70 प्लस हमारी रैंक थी, अब इस समय 63 हो चुकी है, तो काफ़ी हद तक अच्छा कर रहा है। मोदी जी का यही विजन क्लियर है बस, और एक इन्वायरमेंट पे थोड़ा बहुत। प्रथम जो है न्यूजीलैंड रहा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। इसमें मतलब कोई भी रेड टेपिज्म नहीं है, आराम से आओ अपना कुछ थोड़े बहुत कागज़ जो कि जनरली तो हैं ही, तो वो तो करने ही आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही पेचीदा कानून नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा 2-3 साल लग जाएंगे ये सारी चीज़ों को निपटाने में, और तब जाके आप कहीं अपनी फैक्ट्री या कोई कंपनी लगा पाएंगे किसी और देश में। न्यूजीलैंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत भी बहुत हद तक अपना ये भी जो इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटी होती है बिज़नेस से रिलेटेड, जैसे कोई दूसरे देश का आके हमारे देश में कोई बिज़नेस करना चाहता है तो इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटी उसको बहुत ज़्यादा कट डाउन किया हुआ है मोदी जी ने, तो इसलिए हमारे देश का रैंकिंग बहुत अच्छा हुआ है। इसके अलावा हमने काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी किया हुआ है लोगों को। अंतिम जो है सोमालिया, बेकार देश, और बेकार ही इसका क्या कहते हैं, रेड टेपिज्म इसमें बहुत है, सरकारी काम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप इधर इस देश में बिजनेस करने जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव, अब ये देखो टैलेंट से अब मैं इसका एक ट्रिक बनाने वाली हूँ, लेकिन अभी देखते हैं जारीकर्ता कौन है, हु इज़ पब्लिशिंग दिस रिपोर्ट। सो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD इसको पब्लिश करते हैं, और भारत का रैंक 72 रहा है, जबकि प्रथम स्विट्ज़रलैंड रहा है। मुझे टैलेंट से याद रहेगा क्या, क्वान कंपनी, ये जो है टैलेंट मैनेजर प्रोवाइड करती थी दीपिका पादुकोण को, और श्रद्धा कपूर, आलिया, और भी कई हैं जो क्वान कंपनी, आपने सुना होगा क्वान कंपनी, टैलेंट मैनेजर, ये सब चीज़ें चल रही हैं आजकल, ड्रग्स केस जो चल रहा है, तो क्वान कंपनी का बहुत नाम आ रहा है। ये टैलेंट मैनेजर देता था, अभी यहाँ पे भी टैलेंट आया ना, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट। तो K फॉर 7 मैंने बताया था, ये K जो है 1 2 3 लाइन K में होती है, तो इसमें भी 1 2 3 लाइन है, तो इसीलिए 7 का कोड K था। W का कोई कोड में मिलता है नहीं, एक ए इज़ अ वोवल, तो इसका कोई कोड नहीं है, और N का 2, तो 72nd पोजीशन पर जो है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट मैं बताऊं ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, देखिए वो टैलेंट वाली थी, ये कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट है, तो इसमें ध्यान रखिएगा 2019 की जो इसका आंकड़ा अभी दिया गया है 43, यही इसका अपडेटेड वर्जन है, इसका 43 हमारी रैंक है। ठीक है, तो प्रथम द्वितीय, क्योंकि देखिए ये हैं भी बहुत कम, खाली 63 कंट्रीज़ के साथ कंपटीशन हो रहा है, तो आपको 1-2 याद रख लेंगे तो अच्छा होगा। पहला सिंगापुर, दूसरा डेनमार्क, तीसरा स्विट्ज़रलैंड, और अंतिम वेनेजुएला इसमें रहा है। ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट। अब ये कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट है कि हम कितना अल्योर, कितना अट्रैक्ट करते हैं किसी को बिजनेस करने के लिए। अभी देखा ना आपने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए आप कितना अट्रैक्शन बना रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की। तो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल इस जगह पर तो USA का कोई जवाब ही नहीं है। जैसे जारी करता भी US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोब इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC है, लेकिन इसलिए ही अमेरिका प्रथम नहीं है। अमेरिका में वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, अभी हमारे भारत में भी है, लेकिन पता नहीं कहाँ है। हमारा देश का पोजीशन तो डाउन होते जा रहा है, 40th पोजीशन पे आ गए हैं हम, 36 से 40 पोजीशन पर आ गए हैं, तो पोजीशन इतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ कि एज अ ट्रिक अगर हम याद रखें, तो अगर कोई बच्चा इंटेलेक्चुअल निकलता है तो टीचर क्या देती है, कोई ना कोई गिफ्ट दे देती है, चलो रोज़ दे देते हैं बच्चे को। तो जब भी कोई ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अभी आपको कहानी याद रहेगी, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल है मतलब बौद्धिक संपदा की बात कर रहे हैं। अगर बौद्धिक यानी कि दिमाग अच्छा है तो मैम देती हैं रोज़, और R फॉर होता है 40, O जो है हमारा वॉवल है, S का हमारा होता है 0 कोड, और E हमारा वॉवल है। तो 40 पोजीशन पर हमारा भारत है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स की। नाम से बिल्कुल क्लियर है कि डेमोक्रेसी के मामले में कौन किस रैंक पर है।
इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है और भारत इसमें 51th पोजीशन पर है, जबकि नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पर है। तो ये याद रखिएगा कि डेमोक्रेसी के मामले में 51 पोजीशन पर है। इसके बाद आता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, यानी कि यहाँ पे हमारी स्थिति कहीं ना कहीं सुधरी है, क्योंकि पहले हम 4th पोजीशन पे थे, अभी हम 3rd पोजीशन पे आ गए, जबकि चीन और अमेरिका का जो 2019 का रिकॉर्ड था वही सेम रहा है। तो अभी ये कोविड-19 भी एक नया मेजरमेंट इसके अंदर जोड़ा गया था, तो उसके बाद हम 3rd पोजीशन पे आए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की। तो ह्यूमन को एज अ कैपिटल यूज़ करना, देखिए हम कोई सोने का, मैं एक चेन ले लूँ, या फिर मैं सोने की कोई चीज़ ले लूँ गोल्ड की, या फिर मैं कोई प्रॉपर्टी ले लूँ, अब उसमें मैं वो घर बना लेती हूँ, तो ये मेरा पर्सनल घर है, मेरे को मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, ठीक है, इसमें और किसी का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर वो अपने दम पर कोई हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कुछ भी बन गया, साइंटिस्ट बन गया, तो वो एक घर के लिए साइंटिस्ट नहीं है, हमारे पूरे देश के लिए साइंटिस्ट है। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो एक कैपिटल बन गया, एक इंसान एक कैपिटल बन गया, और इस समय हमें बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ह्यूमन को एज अ कैपिटल कैसे बना सकते हैं, जब हमारी एजुकेशन अच्छी हो, ठीक है, हेल्थ अच्छा हो बच्चे का, तभी तो बच्चा फोकस कर पाएगा इन सारी चीज़ों पे। तो इसके हिसाब से हमारा देश जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। 116वीं जो है हमें रैंक मिली है, सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पर है ह्यूमन को एज अ कैपिटल रिसोर्स यूज़ करने में, दूसरा हांगकांग और तीसरे नंबर पे जापान। हमारा ह्यूमन कैपिटल का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप APJ अब्दुल कलाम वॉज आर ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो अभी वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो बहुत बड़ी क्षति के रूप में है। नेक्स्ट बात करते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की। तो हमारा जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें IIT बॉम्बे जो है 172वें स्थान पर रहा है। ये बहुत मतलब एक शर्म की बात कह सकते हैं, क्योंकि पहले 500 टॉप 500 यूनिवर्सिटी में से हमारी कम से कम 24 या 25 के आसपास अप्रॉक्सीमेट इतनी यूनिवर्सिटी शामिल थी, लेकिन आज सिर्फ 8 यूनिवर्सिटी इस बार शामिल की गई है, जबकि USA की MIT यूनिवर्सिटी ने टॉप पे रही है। देखिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, लेकिन अभी मैं अगर टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी यानी कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करूं, एशिया में भी हमारी यूनिवर्सिटी जो है 36th रैंक पे आई है। तो ये भी बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू मी। और पूरे विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी एशिया में सिंहहुआ यूनिवर्सिटी चाइना की है। आप देख सकते हैं एशिया में तो यही पावरफुल कंट्री है, तो ये कैसे पावरफुल है। इसके पास सिर्फ ट्रिक ही नहीं है जीतने का, इसके पास इंटेलेक्चुअल भी है, ह्यूमन कैपिटल भी है, इसके पास बहुत कुछ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की, जो कि कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है, और ये भारत जो है इसमें किसमें 76th पोजीशन पे है, और प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। फ्रेंड्स आपको ये खुद याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई, हर चीज़ के लिए ट्रिक बनानी ज़रूरी नहीं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स की। तो इसको जारी करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। पीस नाम में ही आ रहा है, और एक चीज़ और, हमारा देश पीस के नाम पे भी एकदम डम्ब है। डम्ब है यानी कि DUMB है, और D फॉर बोले तो 1, U का कोई कोड नहीं होता, M जो है हमारा 3 होता है, और B होता है हमारा 9। देखो ये उल्टा करा हुआ है 9 को, तो 139 हमारा जो है ये रैंक हो गया। 163 में से 139th पोजीशन पर हम हैं, जो कि अच्छा पोजीशन नहीं है, जबकि आइसलैंड जो है इसका बहुत ही अच्छा पोजीशन है, फर्स्ट प्लेस पर है। देखते हैं हमने कितना सीखा इसमें। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में क्या स्थान है। मैंने बताया था, आपसे कोई पूछे कि क्या जेंडर गैप है आपके देश में, आप क्या बोलेंगे, कितने गैप में रहते हैं, 1 और 1 2 इंच के गैप में रहते हैं, 1 और 1 2, यानी कि 1 और 1 2, ये आपका हो गया आंसर। ट्रिक से याद करवाया, भूलेंगे नहीं। विश्व भूखमरी सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान पूछा हुआ है, तो ये 19 का आंकड़ा है, फिर भी 102 स्थान इसका है। वैश्विक जलवायु जोखिम यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क में, देखिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क में हमारा पोजीशन बहुत खराब है, लो। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क क्योंकि ये बताता है, मैंने आपको बताया था, ये बताता है कि आप कितना आपके देश में डिज़ास्टर से हानियाँ होती हैं, कितना लॉस आपको होता है। तो इसमें आप बहुत ही लो पोजीशन पर हैं, L लो 5th पोजीशन पे आप, ठीक, क्योंकि O का मैंने बताया था कोई कोड नहीं है, W का कोई कोड नहीं है, तो L for 5।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में हमारी पोजीशन रही है फाइन, और फाइन बोले तो 9, तो हमारा आंसर हो गया 9। तो आपको इतना आसान हो गया, अभी ट्रिक से आप याद रखेंगे तो आप बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। मैंने बताया था वर्ड प्रेस, प्रेस की जब भी बात आए न्यूज़पेपर को याद करना पाकिस्तान के, और DORN डॉन लिखना, डॉन की स्पेलिंग को, और डॉन न्यूज़पेपर से आप याद रखेंगे D का 1, O का कोई कोड नहीं होता, R का 4 और N का 2, तो 142 पोजीशन पर हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का पोजीशन है। और हैप्पीनेस में, भाई हैप्पी में तो आपको डरना चाहिए, इतनी डरावनी पोजीशन है एकदम, डर D बोले तो 1, RR बोले तो 4, तो 144 पोजीशन पर इंडिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स में। पीस में भी हमारा देश है डम, DUMB डम, तो D है हमारा 1, U का कोई कोड नहीं होता, M का है 3, B का है 9, सो 139 पोजीशन, ये है ऑप्शन सी सही एकदम करेक्ट। तो आप थोड़ा सा नेमोनिक्स पे आप दोबारा से फोकस करेंगे तो आपको लगेगा बहुत आसान हो गया सब कुछ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, सो इट्स फॉर यू गाइज। आपको देखना है कि इसमें कौन सी पोजीशन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कमेंट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।